नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज यहाँ हम उपस्थित में हम लोग आए हुए हैं जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा वर्ल्ड विजन का। देखिए, बच्चों के ऊपर आधारित कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं, बच्चों के जो जागरूकता के लिए काम करते रहते हैं। और हालांकि यहाँ कुछ जो पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या इनका उद्देश्य है, संस्था इनकी क्या क्या काम करती है। सर, ये बताइए कि सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं अंशुमाली शर्मा, राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश। जैसे आज वर्ल्ड विजन इंडिया का एक प्रोग्राम है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या क्या उद्देश्य से प्रोग्राम किया गया? देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के लिए हम शोषण मुक्त वातावरण का सृजन कर सकें, जिससे कि बच्चों को शोषण से बचाया जा सके और उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया जा सके। इसके लिए जो विभिन्न संस्थाएं बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं, उन सबको यहाँ बुलाया गया। चाइल्डलाइन को यहाँ बुलाया गया, कुछ इंडिविजुअल्स को बुलाया गया जो बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना को यहाँ बुलाया गया कि सब लोग मिलकर एक ऐसे वातावरण सृजन करने के बारे में विचार विमर्श करें जिससे कि बच्चों को सुरक्षित भविष्य मिल सके। सर, अभी लगभग अगर लखनऊ की बात करी जाए तो कितने जगहों पर आपने अपना जो काम किया है वो किन जगहों पर किया? देखिए, वर्ल्ड विजन 40 स्लम्स हैं लखनऊ के जिसमें अपना कार्य कर रहा है। बहुत जगहों पर चाइल्डलाइन भी उनका सहयोग कर रहा है और उन स्लम्स में हम बच्चों के ग्रुप्स बनाकर उनको जागरूक करते हैं और उनके अधिकारों के संबंध में बताते हैं। अभी जैसे एक मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया भी था और लगातार चल भी रहा है कि जो बच्चों के शोषण की बात करी जा रही है, जैसे एक भीख मांगने वाला जो एक बात आ रही है सामने सड़कों पर, तो इसके लिए क्या कुछ आगे किसी तरीके का कोई प्रोग्राम है या कुछ करना? देखिए, जहाँ तक बच्चों के भीख मांगने का प्रश्न है, दो तरह के बच्चे भीख में लगे हुए हैं। एक तो वे जिनका कि पारिवारिक ये धंधा है, उसमें परिवार के साथ वो भीख मांग रहे हैं और उनके परिवार के लोग ही उनसे मंगवा रहे हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जो कि किसी गैंग में फंस गए हैं, जो कहीं से चुरा के ले आए गए हैं और उन्हें कुछ गैंगों के द्वारा उनसे भीख मंगवाई जा रही है। वो उनका शोषण भी करते हैं, वो उनसे उनकी भीख ले लेते हैं, उनको बस थोड़ा बहुत जो खाने के लिए देते हैं, मारपीट भी करते हैं। तो ये जो दूसरी तरह के बच्चे हैं जिनको कोई गैंग भीख मंगवा रहा है, उनके लिए तो प्रयास किया जा सकता है और हम लोग लगे भी हैं कि पुलिस के साथ कोई एक निश्चित लीड प्राप्त हो जिसमें कि छापा मारकर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उन बच्चों को छुड़ाया जाए, वो महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ जो मांग रहे हैं, उन्होंने धंधा बनाया है। यदि आप देखें, बहुत जगहों पर वो ऑटो में जाते हैं और ऑटो में जाकर विभिन्न स्थानों पर भीख मांगते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लखनऊ ने एक बार इस तरह के बच्चों को बचाया था उनको, और उसके बाद उनके गांव के जो प्रधान है उनको भी बुलाया गया, उनसे अंडरटेकिंग भी ली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर आ जाते हैं। उनको ये सबसे आसान काम दिखता है, तो इसके लिए हम उनको कंपेल तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये लगता है कि हमें सारे समाज के लोगों को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम पैसे के रूप में भीख किसी को ना दें। यदि उन्हें कोई ऐसा लगता है कि कोई बच्चा मजबूर है, उसे खाने का कमी है या वो कुपोषण का शिकार है, उसको खाने को दे दें, बेशक उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब पैसे की भीख हम देते हैं तो उसे जीवन भर के लिए भिखारी बना देते हैं। सर, इसमें किसको जिम्मेदार आप ठहराना चाहेंगे कि जो बेरोजगारी के कारण है या जिन कारणों से बच्चे भीख मांग रहे हैं, आखिरकार उसमें किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? क्योंकि समाज को या सरकार की बात अगर करी जाए, बेरोजगारी से लोग सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी अपनी जगह पर है, वो तो प्रश्न है ही है, लेकिन जो ये परिवार है ना, जब इनकी हम बैकग्राउंड में जाएं, आप देखें तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास ऐसा नहीं है कि उनको खाने की समस्या है। उनके जो गांव से जो आए हैं, सीतापुर या लखीमपुर के जिन गांव से ये बच्चे आते हैं, जो परिवार आते हैं, वहां पर उनके यहाँ खाने भर के लिए है और वहां पर वो रहें तो उनका जीवन यापन सहजता से हो सकता है। लेकिन एक ये आसान, ये एक मैंने बताया ना, उन्हें ये व्यवसाय हो गया है। भीख मांगना उनकी मजबूरी नहीं, उनका व्यवसाय हो गया है। तो सामाजिक तौर पर मैं इसको ज्यादा जिम्मेदार समाज के लोगों को ठहराता हूँ कि कम से कम उनके समाज के जो उनके स्थानीय लोग हैं, उन्हें इस बात से जोर देना चाहिए कि
वो उनको भीख मांगने से डिस्करेज करें। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से वर्ल्ड विजन इंडिया जो काम कर रही है, इसको लेकर के अभी जिस तरीके से चर्चा हुई है, उसमें बताया गया कि बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रही है। अभी यहाँ पर हमारे सामने एक मैम भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम, अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा हूँ और कंसल्टेंट चाइल्ड लाइन हूँ और ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट की सचिव। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जो चाइल्ड लाइन बनाई गई है, उसमें बनाने के बावजूद जैसे लोगों का लगातार ये बात आती है कि फिर भी इस तरीके के काम हो रहे हैं, तो उनको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, चाइल्ड लाइन एक इमरजेंसी सेवा है और इस तरह के कोई भी मामले जैसे ही सामने आते हैं या 1098 जो कि टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल किया जाता है, तो वॉलंटियर्स जाते हैं और उन बच्चों को लेकर के आते हैं, उनके अभिभावकों को बुलवाया जाता है, बाल कल्याण समिति के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जैसे कि अभी बोला गया कि एक ये आसान तरीका है कमाने का, चाहे वो चाइल्ड बेगरी हो या चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ ऐसे परिवार हैं या कुछ ऐसे बल्कि मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ जैसे हम लोग कई बार ऐसा हुआ है, मैं क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी रही हूँ, तो हमारे सामने जब बच्चे आते थे तो बच्चे के अभिभावकों को जब हम पूछते थे कि बच्चों को क्यों भीख मांगने के लिए भेजते हो, तो उनका कहना हम भीख मंटू ट्राई भी है, मतलब वो भीख मांगना उनका शुरू से, और वो खुद नहीं, उनके दादा परदादा सब यही करते चले आए थे। लेकिन उसमें हमें एक जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 में आया, उसमें साफ तौर से लिखा है कि भीख मंगवाने वाला भी दोषी है और उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वो उसका खुद का माता पिता ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ ऐसी हमारी व्यवस्थाएं हैं कि हम उन बच्चों को सड़क से ले जाएं तो कहाँ ले जाएं। अभिभावक अगर आता है तो यही एक्ट ये भी कहता है कि अभिभावक अगर है तो हम बच्चों को उनसे दूर नहीं रख सकते, जबकि बच्चों को पढ़ाई लिखाई और इस तरह की चीजें ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनको सड़क पे भेज दिया जाता है। तो इसमें एक बहुत सुनियोजित पॉलिसी और एक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हर व्यक्ति जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़ा है, बाल संरक्षण से जुड़ा है, वो इस मुद्दे को देखें और हम इनके लिए स्पेशल एक प्रोग्राम बनाएं, जिसमें कि हम बच्चों को और अभिभावकों को, देखिए सबसे ज्यादा तो अभिभावकों को परामर्श की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि अभिभावक ये समझते हैं कि ये बहुत आसान पैसा है, जैसे कहते हैं ना इजी मनी है, बिना किसी मेहनत के पैसा मिल जाता है। और ये हमारे समाज में भी, क्योंकि हमारे समाज में एक प्रथा है कि हम जितना दान देंगे उतना हमें पुण्य मिलेगा, तो अब इसको हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जितनी डिमांड बच्चों की होती है उतने ही बच्चे चोरी होते हैं, उतने ही बच्चे अगवा किए जाते हैं, बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, तो ये एक वहां से भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बृहद विषय है, जिसको कि बहुत संवेदनशीलता से और बहुत कानूनी जो जिसमें कई सारी दांवपेच भी हैं, उनको समझ के करने वाला है। लेकिन ये बात इसमें पक्की है कि कुछ भी हो रहा है, बच्चों का शोषण बहुत तेजी से हो रहा है, और यही बच्चे वो हैं जो ड्रग्स में फंसते हैं, यही बच्चे वो हैं जो ट्रैफिकिंग में फंसते हैं। तो समाज के तौर पे हमको ये निर्णय लेना चाहिए, एकदम निश्चय कर लेना चाहिए कि हम बच्चों को भीख नहीं देंगे, और हर सवाल खड़ा करेंगे कि ये बच्चा सड़क पे क्यों है। और ऐसे में आप 1098 भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पे अगर हमें कॉल मिलता है तो हम बच्चों को लेकर के आते हैं, उनको बाल गृह में रखवाते हैं बाल कल्याण समिति के माध्यम से, और उनकी काउंसलिंग कराते हैं। तो वो बच्चे, उनमें से सब ना कहें तब भी कुछ परसेंटेज बच्चा ऐसा है जो चीज समझता है, जिसको लगता है कि खाना, खेलना, पढ़ना ये भी हमारी जिंदगी है, क्योंकि अदरवाइज जो बच्चे सड़क पे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि खेलना क्या होता है, ग्रुप में रहना क्या होता है, झूले क्या होते हैं, पढ़ाई क्या होती है, उनको ये सब कुछ नहीं। अभी जैसे आपने 1098 की बात करी, 1098 पे लोग कॉल करें बच्चों को बचाने के लिए, उनके लिए जो समस्याएं उनको करें। तो अगर बात करी जाए 1098 की, तो अभी तक अगर हम सिर्फ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कितने बच्चों को सुधारने के लिए या किस तरीके से प्रयत्न किया गया? देखिए, बच्चों को सुधारने के लिए बहुत प्रयास होते हैं,
और ये केवल लखनऊ की नहीं, जो हम लखनऊ की सड़कों पे बच्चे देखते हैं, ये दूसरे जनपद और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के भी बच्चे होते हैं। कभी कभी हमें यहाँ पर इंदौर के बच्चे मिले, आसाम के बच्चे मिले, बांग्लादेश के बच्चे मिले, तो ये सब ऐसे बच्चे मिलते हैं। और उसमें अगर आप देखें, अगर हम 1098 लखनऊ में 2002 से काम कर रहा है, 2002 से लेकर के अभी भी अगर देखें तो 10,000 बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया, उनको उनके घरों पे भेजा गया। लेकिन ये एक विशेष सर्कल टाइप का है कि आप इधर कुछ बच्चों को भेजते हैं, उधर और बच्चे आ जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर की तरह उनको ट्रैफिकिंग किया जाता है और यहाँ आकर के वो लेबर बन जाते हैं। इस तरह के लेबर उसमें बेगरी में आते हैं। बाल विवाह के केसेस बहुत सारे आते हैं, उनको भी हमें रेस्क्यू कराना होता है। लॉकडाउन के दौरान पिछले साल ही हम लोगों ने 14 बच्चों को बाल विवाह से रेस्क्यू कराया। तो इस तरह से एक विशेष सर्कल है, इधर आप कई बच्चों को निकालते हैं, उनको सेटल करवाते हैं, उधर और बच्चे आ जाते हैं। तो ये ऑनगोइंग है, और जब तक हमारे समाज में बहुत दृढ़ता से जागरूकता नहीं आती, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सुलभ ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चा वहां पहुंच सके, तब तक हमें ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। बच्चों के साथ एक और सवाल है आपसे कि जिस तरीके से अगर वुमेन ट्रैफिकिंग की बात करी जाए तो उसको लेकर के, क्योंकि परिवार से एक बड़ा माहौल होता है बच्चों का, तो अगर ऐसे लोग हैं, उनके परिवार में जो बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार चारबाग या अन्य जगहों पर पुलिस इस समय काम कर रही है, जो देह व्यापार चल रहा है महिलाओं का, उसके लिए क्या? देखिए, महिलाओं के अगर देह व्यापार की बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लॉज हैं इसके प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के और देह व्यापार को एंटी ट्रैफिकिंग लेकर के। तो अगर, लेकिन इसमें होता क्या है, अक्सर ये होता है कि जो विक्टिम है वो तो आप मतलब पकड़ में आता है पुलिस के, विक्टिम को तो हम रेस्क्यू करा लेते हैं, लेकिन जो विक्टिमाइजर है वो बच के निकल जाता है। और बहुत कम, अगर आप देखेंगे, आप पुलिस की बात कर रहे हैं, आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कन्विक्शन उनका होता है ट्रैफिकिंग के केसेस में। जैसे हम अभी अगर बात करें तो 4 लड़कियां आई थी, आसाम की थी वो लड़कियां, उनको ट्रैफिकिंग का केस था, बिल्कुल 100% पता चला, बच्चों ने बताया भी सब कुछ। लड़कियां अब यूथ लड़कियां थी, 18-19 साल की लड़कियां, उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन जो ट्रैफिकर था वो बच के निकल गया। और ट्रैफिकिंग आप जानते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग उनकी होती है कि एक बंदा ट्रैफिकिंग करता है, स्टेशन पे दूसरा पहुंचाता है, ट्रेन में तीसरा लेकर के आता है, तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि वहां तक पुलिस पहुंच नहीं पाती, और जो इमीडिएट व्यक्ति होता है वो भी हाथ से छूट जाता है। तो इस वजह से जो ट्रैफिकिंग वाला है ना, ये इतना जबरदस्त रैकेट चलता है, इसीलिए ये शायद विश्व का 2nd लार्जेस्ट क्राइम है। और इसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे, केवल हिंदुस्तान और लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो पूरे विश्व की इसमें पुलिस और तंत्र इन्वॉल्व है जो कि इसको क्रैक करना चाहता है। तो इस तरह से ट्रैफिकिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और जब हम बात करते हैं कि अपने यहाँ लखनऊ के, आप चारबाग की बात कर रहे हैं, तो इसमें वही होता है कि जो इमीडिएट वाला व्यक्ति होता है उसकी जो बड़ी कड़ी होती है वो पकड़ में नहीं होती। और बड़ी कड़ी ज्यादातर, जैसे जो भी दिल्ली में भी जो केसेस क्रैक हुए हैं उनमें पता चला कि उसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो, चाहे वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, इंडस्ट्रीज के लोग हो। तो इस तरह की चीजें होती है, इस वजह से ये छूट के निकल जाते हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी जिस तरीके से मैम ने बताया कि अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह के रूप में जिस तरीके से काम होता है, हालांकि बात ये जागरूकता की है, अगर स्वयं जो व्यक्ति अगर जागरूक नहीं होगा तो फिर इसमें इस तरीके से तो हमें लगता है कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो वर्ल्ड विजन के पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जो वर्ल्ड आयुक्त, तो आप अपना सबसे पहले नाम परिचय देते हैं, बताओ। नमस्कार, मेरा नाम गैब्रियल दास है, मैं वर्ल्ड विजन के मैनेजर हूँ लखनऊ अर्बन प्रोजेक्ट में। यहाँ पर 40 स्लम में हम लोग का काम होते हैं। और आज के संगोष्ठी के कार्यक्रम विशेष करके जो अब्यूज फ्री प्रोजेक्ट था, जिसमें कि संगोष्ठी में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जितने भी सहभागी लोग हैं, जितने भी ड्यूटी बियरर्स है, जो लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, और जितने भी टीचर्स है, जो लोग
बच्चों के साथ डायरेक्ट लिंक है, तो उनको इस संगोष्ठी में बुलाया गया था। एनजीओ के कुछ पार्टनर्स भी थे, ताकि इस कार्यक्रम में इसलिए बुलाया गया था कि आगे के लिए एक रणनीति बनाया जाए। और हम धन्यवाद देते हैं कि आज के जो मुख्य वक्ता थे, जो मुख्य अतिथि थे, वो कुछ सुझाव हम लोग को दिए हैं और एक पैनल डिस्कशन भी किया गया है। कई लोग सवाल भी पूछा, तो उसमें हम लोग जो निर्णय लिया है आने वाला समय में कि हम चाहते हैं हमारा जो माई बॉडी माई रूल, मेरा शरीर मेरा नियम किताब का भी विमोचन किया गया है। और जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है उसके लिए 12 मॉड्यूल बनाया गया था, आज उसका भी विमोचन किया गया। और उससे हम चाहते हैं कि आने वाला समय में जैसे कि सुझाव आया इस कमेटी से कि हम लखनऊ में जितने यूनिवर्सिटी है, क्योंकि सर जो हमारे आज मुख्य अतिथि थे वो बता रहे थे कि एनएसएस के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी में इसको आने वाला समय में हम कैसे जमीनी स्तर पर इसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। हम आगे आने वाला समय में हमारा अधिकारी लोगों से बात करेंगे ताकि हम इसको आगे जमीनी स्तर पर ले जाए, ताकि ईच वन रीच वन, हर एक जन दूसरे के साथ पहुंचे, ताकि हमारे समाज में जो बच्चे हैं, जो लोग आज भयंकर स्थिति में पाए जाते हैं, उनके साथ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हमारे समाज में भी कई रीति से उनके साथ दुर्व्यवहार होते हैं, उस दुर्व्यवहार को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब वर्ल्ड विजन बाकी पार्टनर के साथ जुड़े। और इस मुहिम में हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ मीडिया टीम भी है, हमारे साथ पुलिस अधिकारी लोग भी है, सारे अधिकारी लोग और लॉयर्स लोग भी काफी अच्छा चीज बताया, जे एक्ट के बारे में, पोस्को एक्ट के बारे में बताया कि कैसे हम आने वाला समय हमारे समाज में इस जो एब्यूज फ्री है, जो बच्चों को हम इस वंचित अवस्था से हम आगे ले सकते हैं। सर, वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया ये पूरी तरह गैर सरकारी संगठन है? जी जी, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो कि विदेश में भी काम करते हैं, हमारे देश में भी, हमारे लखनऊ में भी, और हमारे लखनऊ में और उत्तराखंड में भी हम लोग का काम है। अभी इस संगठन में कितने लोग होंगे लगभग? इसमें लगभग हमारे जो लखनऊ प्रदेश में जो है कम से कम 200 स्टाफ होंगे जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करते हैं। अच्छा, लखनऊ की अगर रूरल की बात करी जाए तो अभी जो ज्यादातर जो ज्यादा शोषण की बात अगर करी जाए बच्चों के साथ, ये जो समस्याएं हैं वो ज्यादातर रूरल में है, तो रूरल में कितना आपकी संस्था कितना काम करती है? देखिए, ये आप सवाल भी पूछे, सही सवाल पूछे, क्योंकि रूरल में हमारा संस्था एक्टिवली काम करते हैं, वहाँ पर भी इस बच्चों के संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा दर्शन ये है कि सारे बच्चों के लिए एक भविष्य, उज्जवल भविष्य हम चाहते हैं। और उसमें हमारे जो ग्रामीण स्तर पर जो हमारे स्टाफ है, वो लोग खास करके वो लोग जमीनी स्तर पर बच्चों के साथ मिलकर और अन्य सहभागियों के साथ मिलकर, और हमारे जितने भी PRI मेंबर है, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर है, आज कार्यक्रम में काउंसिलर्स लोग भी आए हुए हैं, तो सारे लोग मिलकर हमको इसमें योगदान करते हैं ताकि हम लोगों को जमीनी स्तर पर काम करें, उनके साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से वर्ल्ड विजन की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड विजन का एक अगर ये कहा जाए कि उद्देश्य तो बड़ा है, और हालांकि रास्ते अगर देखे जाए तो काफी कठिन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड विजन जिस तरीके से आगे आई है तो उसको लेकर के लगता है कि जो बच्चों की अगर बात करी जाए, जो एक शोषण पे या किस तरीके से बच्चों को एक जागरूकता की बात करी जाए, वो एक अच्छा काम करी। सदर वसन कैमरामैन के साथ मनीष सचोदानी, लखनऊ।